हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होकर मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो आज आपके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। वैसे गुड भी है आपके लिए तो, क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री है, हमने भौतिक रसायन विज्ञान कंप्लीट कर दिया था। अकार्बनिक रसायन विज्ञान आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये आज अकार्बनिक रसायन विज्ञान की अंतिम क्लास होगी। तो ये जितनी भी सारी आपने किस केमिस्ट्री की क्लासेस देखी हैं, अगर आप सारी पूरी की पूरी क्लासेस देख लेते हो तो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपकी केमिस्ट्री तैयार है। कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम उठा लो, कोई सा भी, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे और स्टेट के हैं, चाहे सेंट्रल के हैं, जहां पर साइंस लगती है, तो आपकी अकार्बनिक रसायन विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान आपकी कंप्लीट हो जाएगी आज। तो आज अपना कल अपना टॉपिक चल रहा था मानव निर्मित पदार्थ, जिसमें हमने सीमेंट का जिक्र कर लिया था और कांच का जिक्र कर दिया था। आज कांच की ही दो चार बातें हैं, देख लेते हैं। तो कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, यानी कांच, आपने कलरफुल कांच भी देखे होंगे। तो कौन से कांच में या कौन से रंग के जो रंग होता है उसमें कौन सा केमिकल पदार्थ होता है, तो देखते हैं। अगर कांच में आपको गहरा नीला रंग दिखे, कौन सा गहरा नीला रंग दिखे, तो उसमें CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड उस कांच के अंदर मिक्स किया होगा। ठीक है, गहरा नीला कैल्शियम ऑक्साइड। हरे की बात करें तो हरे के लिए या तो सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड, या तो सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड। गहरे नीले के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और हरे के लिए फेरस ऑक्साइड या सोडियम क्रोमेट। नारंगी लाल के लिए, नारंगी लाल कलर की बात हो तो उसके लिए होगा सिरोनियम ऑक्साइड। कौन सा? सिरोनियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद में बात करें प्रदीप्तिशील पीला, यानी कि प्रदीप्तिशील पीला का मतलब है चमकने वाला पीला जो कलर होता है। ठीक है, प्रदीप्तिशील पीला होता है, वो होता है या तो फेरिक लवण के कारण, किसके कारण? फेरिक लवण के कारण, या सोडियम यूरेनेट के कारण। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट के कारण। ये आपको केमिकल्स के नाम याद रखने हैं, कोई इलाज नहीं है, याद रखने पड़ेंगे। अगला है रूबी जैसा लाल, यानी कि गहरा चमकने वाला लाल होता है ना, वैसा कलर। रूबी जैसा लाल कलर अगर कांच के अंदर दिखाई दे रहा है तो उसके लिए गोल्ड क्लोराइड, गोल्ड को ओरम भी बोलते हैं, याद हो तो गोल्ड क्लोराइड या पर, इसे एक नाम हो रहा है पर्पिल ऑफ कैसियस, पर्पिल ऑफ कैसियस भी बोलते हैं। तो ये दोनों इसके अंदर जिम्मेदार होते हैं। अगर चटक लाल कलर होता है ना, थोड़ा सा गहरा लाल, तो चटक लाल अगर कलर की बात हो तो उसके लिए क्यूप्रस ऑक्साइड। कौन सा? क्यूप्रस ऑक्साइड या कैडमियम सल्फाइड। क्यूप्रस ऑक्साइड या कैडमियम सल्फाइड। जितने भी मैं नाम लिख रहा हूं, अगर आप इस क्लास को रेगुलर देखते हो, पूरी केमिस्ट्री आप रेगुलर देख के आए हो, तो सभी के सूत्र आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसके बाद में है पिकॉक लाल, उसके लिए क्यूप्रिक लवण। ठीक है, देखो, चटक लाल क्यूप्रस, पिकॉक लाल क्यूप्रिक। हरा या हरा पीला, उसके लिए कौन सा कलर जिम्मेदार है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद में बैंगनी या हल्का गुलाबी अगर कांच के अंदर कलर है, बैंगनी या हल्का, तो उसके लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर लाल है तो क्यूप्रस लवण, देखो पिकॉक लाल, चटक लाल, क्यूप्रस ऑक्साइड या क्यूप्रस लवण। अगर लाल कलर है तो क्यूप्रस लवण। नींबू जैसा पीला, नींबू का कलर होता है अगर वैसा पीला है तो कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। और कहरुबा अगर कलर मैंने नहीं देखा भाई, कहरुबा कलर कैसा होता है, अगर आपने देखा है तो उस कलर का इमोजी कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देना। ठीक है, कहरुबा अगर कांच के अंदर कलर होता है तो वो कार्बन की वजह से होता है। तो ये कलरफुल से क्वेश्चन आते हैं भाई, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, सभी से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन सकता है इनसे कि कांच के अंदर कौन से कलर के लिए कौन सा केमिकल जिम्मेदार है। अगला है आपका अंतिम, उर्वरक। उर्वरक सभी जानते हो आप, अगर नहीं जानते तो जो किसान भाई हैं वो जानते हैं। अपने खेतों में आपने देखा होगा खाद उर्वरक, जिसको आप नॉर्मल पेस्टिसाइड वगैरह बोलते हो, वो उर्वरक होते हैं। तो उर्वरक क्या होते हैं? मृदा में मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। मृदा में या उपजाऊ भूमि में मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। उसके लिए मुख्य इंपॉर्टेंट तत्व आपको याद रखने हैं,
ये यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। NPK, NPK, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। ये आवश्यक तत्व है उर्वरक के हमारी उपजाऊ भूमि के लिए। NPK, आजकल ट्रेंडिंग में भी खाद भी चल रही है ना NPK नाम की, देखी होगी NPK खाद, यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी और पोटेशियम भी है। तो उर्वरक के लिए आवश्यक तत्व पूछ लेगा NPK होते हैं। ये तीनों तत्व, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है NPK वाला। मृदा को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, मृदा व जल में ये विलेय होते हैं। बस। अब नाइट्रोजनी उपकरण उर्वरक, यानी कि नाइट्रोजन जिसके अंदर होती है उस उर्वरक के आपको नाम याद रखने हैं। तो पहला है अमोनियम सल्फेट। कौन सा? अमोनियम सल्फेट। दूसरा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, भास्मिक कैल्शियम नाइट्रेट, भास्मिक कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसमें देखो याद रखने वाली कोई चीज है ही, नाइट्रोजन है तो इसके अंदर नाइट्रेट के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, इधर अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, इधर नाइट्रेट के अंदर भी नाइट्रोजन होता है। तो कोई याद रखने वाली तो परेशानी है ही नहीं, जिसमें नाइट्रोजन होगा तो उसमें वो नाइट्रोजन उर्वरक होगा। आगे कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड, इस साइनाइड के अंदर भी आपको पता हो तो नाइट्रोजन होता है, और यूरिया के अंदर तो नाइट्रोजन होता ही है, ये तो आप सभी जानते ही हो। अगला है फोस्फोरिक उपकरण, यानी कि इसमें क्या होगी? फास्फोरस। तो देखें सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ट्रिपल सुपर फास्फेट, फास्फेटो धातुमल। याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने आप याद हो रहे हैं, इधर भी फास्फेट है, इधर भी फास्फेट है, इधर भी फास्फेट है। अगला है पोटाश उर्वरक, तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, तीनों में पोटेशियम है, याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। NP उर्वरक, तो इसमें ये आपको याद करने पड़ेंगे NP उर्वरक कौन कौन से, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले कौन कौन से हैं। तो डाइहाइड्रोजन अमोनिएटेड फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट सल्फेट। तो इधर देखो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, इधर फास्फेट नाइट्रोजन, इधर अमोनिया फास्फेट। तो इन दोनों के अंदर आपको पता ही है क्या होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब है पूर्ण उर्वरक NPK, सभी की कमी को पूरा करता है। तो अब दो चार आपको उर्वरक के नाम ध्यान में रखने हैं। तो पहला है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, लेकिन अमोनिया का होता है तो NH2 NH4OH SO4, NH4 के ट्वाइस SO4, ये होता है अमोनियम सल्फेट का सूत्र। सूत्र याद होना चाहिए। सिंगरी उर्वरक कारखाना कहां पर बनाया जाता है? सिंगरी उर्वरक कारखाना धान व आलू की उपज में उपयोगी होता है, धान व आलू की उपज में क्या होता है? ये उपयोगी होता है। नाइट्रोजन अमोनिया की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है आपकी इसमें 25%। अगला है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम का सूत्र आपको पता है Ca, फिर अमोनियम का तो NO3 की ट्वाइस NH4.NO3। ठीक है। नांगल स्थान पंजाब, तो ये पंजाब में कोई नांगल नाम का स्थान है, वहां पर ये बनाया जाता है, और नाइट्रोजन की मात्रा होती है इसमें 20%। अगला है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट, इसका सूत्र आ गया, और ये इसके यौगिक होते हैं अभी। अगला है यूरिया, सभी जानते हो यूरिया का याद रख लेना भाई, ये अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो यूरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यूरिया याद कर लेना। तो यूरिया का सूत्र होता है, देखो खोल के लिखते हैं अपनी यूरिया को, तो C डबल बॉन्ड O N H H N H H, ये होती है यूरिया की संरचना, NH2CO NH2। इससे कैसे बनाते हैं? तो इसे NH3 यानी कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शंस करवाते हैं, इन दोनों को गर्म करते हैं 125 से 150 डिग्री टेम्परेचर पर, और प्रेशर होता है
5 इस पर प्रेशर होता है, तो इतने टेम्परेचर पे इसे गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होती है यूरिया, और इस यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। ये याद रख लेना, यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 46%। यहां पर आपकी अकार्बनिक रसायन विज्ञान भी कंप्लीट होती है। तो अगर आप रेगुलर क्लासेस देख लियो, साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो कंप्लीट केमिस्ट्री के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि पेड रहेंगे। अगर किसी की चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और वहां पर डीएम कर देना, आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। अगला टॉपिक रहेगा अपना बायोलॉजी का। चलो टॉपिक का नाम भी बता देते हैं आपको, कौन सा टॉपिक रहने वाला है भाई, बताएं? हाँ जी सर, बता ही दो। तो जंतु जगत का वर्गीकरण हो गया था ना? हाँ जी सर, जंतु जगत का वर्गीकरण तो आपने करवा दिया था। और हाँ, जंतु ऊतक, जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक में सबसे पहले हम रक्त की बात करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आप एक बात बता दो कि रक्त, मैंने जब रक्त परिसंचरण करवाया था तो मैंने रक्त को पूरा डिटेल से वहां पर करवा दिया था। अगर आप कहो तो जंतु ऊतक में दोबारा करवाऊं या न करवाऊं, ठीक है? अगर आप कहोगे तो मैं वो पूरा का पूरा रक्त वाला यहाँ पर दोबारा फिर करवा दूंगा, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई, फिर बायोलॉजी की अगली क्लास आएगी। और अगला टॉपिक ब्लड रिलेशन वाले में देख के बताना, कोई चीज नहीं समझ आए, नहीं तो अगला टॉपिक कौन सा करना है वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। और 4th ग्रेड में जो जिनका मेडिकल वाला मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें किसी को डाउट हो तो वो भी आप थोड़ा सा मुझे बता देना या कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपके साथ वो चीजें भी सारी बता दूंगा अगर आपके डाउट हो, ठीक है? तो इतनी जानकारी बहुत है। बाकी नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।